That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। इजराइल और ईरान दोनों देशों ने सीज फायर लागू होने के कुछ घंटों बाद ही इसका उल्लंघन किया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक राडार साइट पर हवाई हमला किया। इजरायली आर्मी रेडियो ने हमले की पुष्टि की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और ईरान पर हमला रोकने को कहा। न्यूज एजेंसी अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि वो हमला नहीं रोक सकते क्योंकि ईरान ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, इजराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा, सभी इजरायली विमान ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए वापस लौट आएंगे। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सीज फायर लागू है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीज फायर का फैसला खारिज करते हुए कहा कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की खबरों के बीच कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं। वहीं एशियाई शेयर मार्केट में फिर से रौनक लौटती नजर आ रही है। भारतीय शेयर मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिला। क्रूड ऑयल की कीमतों में 6% की बड़ी गिरावट आई। इसके चलते क्रूड ऑयल की कीमतें $70 के नीचे पहुंच गई हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पेइचिंग में चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। ये बैठक शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सुरक्षा सलाहकारों की 20वीं बैठक के मौके पर हुई। डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों की हालिया प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। तमिलनाडु में आम के दाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अन्ना डीएमके के नेता एडप्पादी पल्लानीस्वामी ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत का प्रमुख आम उत्पादक राज्य है, लेकिन हमारे किसानों को बेंगलुरु किस्म के आम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जवाब में डीएमके के मंत्री आरा चक्रवर्ती ने मदुरई में एक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने किसानों के लिए आम की प्यूरी बनाने का काम शुरू करवाया है और उचित दाम पर खरीद के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की सभी परियोजनाओं से हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि BBMB परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही है। बिहार के पटना में आज पूर्वी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। इसमें बिहार के ऊर्जा मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव के साथ झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के मंत्री शामिल हुए। बैठक में 2030 तक हर गांव तक बिजली का उत्पादन और खपत बढ़ाने और साइबर सुरक्षा मजबूत करने पर बात हुई। आंध्र प्रदेश में YSRCP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत में TDP नीत NDA सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने साक्षी मीडिया समूह के कार्यालयों पर हमले करवाए और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला। जवाब में TDP नेता और सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने अमरावती में कहा कि जगन झूठे आरोप लगा रहे हैं, साक्षी के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। आंध्र के विशाखापट्टनम में योगांध्र के तहत PM मोदी की मौजूदगी में 21 जून को हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अब विवादों में है। आदिवासी बच्चों की भीड़ जुटाने के लिए उन्हें 20 जून की रात ही बुला लिया गया था। इनमें से कुछ बच्चों की शिकायत है कि उन्हें रात भर खुले में सोना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता और ट्राइबल आर्मी के संस्थापक हंसराज मीणा ने अपने एक्स पोस्ट में इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया। वाराणसी के नदेसर में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने काशी में UP, MP, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और 120 अधिकारियों के साथ चर्चा की। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुस्लिमों के अलावा भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, पॉक्सो, महिला अपराध समेत सुरक्षा से संबंधित कई मामलों पर चर्चा हुई।
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस चुनने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 30 जून थी, अब 30 सितंबर तक कर्मचारी विकल्प चुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने ये घोषणा की है। यूपीएस के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन, 25 साल नौकरी पर आखिरी सैलरी का 50% पेंशन और परिवार को 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। तमिलनाडु में देर शाम 55 आईएएस के तबादले हुए। इनमें 9 जिलों के कलेक्टर बदले गए और पी शंकर को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया। सरकार का कहना है कि ये प्रशासन को और चुस्त करने की कवायद है। उधर अन्ना डीएमके ने इसे प्रशासन में सियासी दखलंदाजी बताया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने दावा किया है कि त्रिपुरा 95.6% साक्षरता दर के साथ मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अगरतला के रविंद्र शताब्दी भवन में एक समारोह में सीएम ने इसका श्रेय केंद्र के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को दिया। 1997 बैच के आईपीएस शरद अग्रवाल को मिजोरम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। वे अनिल शुक्ला की जगह लेंगे, जिन्हें दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त बनाया गया है। सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो दवा कंपनियों सहित सभी कंपनियों की जांच करे कि वे नदियों में गंदा पानी तो नहीं छोड़ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि सिक्किम में भूजल की कमी है, इसलिए कंपनियों को सतही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ये फैसला पर्यावरणविद नोरबू शेरिंग भूटिया की याचिका पर आया, जिन्होंने रानीचू और तीस्ता नदियों को बचाने की मांग की थी। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति को लेकर विवाद बढ़ने पर शिवसेना के मंत्री उदय सामंत ने सफाई दी है कि हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं की गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के लिए विशेष बैठक बुलाई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया और कहा कि मराठी की अस्मिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामंत ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर भाषाई राजनीति से बचना चाहती है। बिहार के समस्तीपुर जिले में 7 मई को काशीपुर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई 10 करोड़ के गहनों और 15 लाख नकदी की लूट मामले में पुलिस ने मां बेटी समेत 5 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 447 ग्राम सोना, पिस्टल, गोली और लूट की बाइक बरामद हुई है। बरामद सोने की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में ऐलान किया कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से असम में 94 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। विपक्षी कांग्रेस ने इसे आवाज दबाने की कोशिश बताया, जबकि शर्मा ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल में बताया कि चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में कुछ संगठनों ने शटडाउन लागू किया था। इससे गाड़ियों की आवाजाही और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई अनहोनी न हो। इस बीच इम्फाल में कुकी और मैतेई समुदायों के युवाओं ने मिलकर शांति के लिए एकता नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। ये आयोजन स्थानीय एनजीओ और मणिपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से हुआ। इसमें नृत्य, संगीत और कविता के जरिए शांति का संदेश दिया गया। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि ये छोटा कदम दोनों समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। देश में मानसून की एंट्री को 1 महीना पूरा हो गया है। 24 राज्यों को मानसून कवर कर चुका है। अगले 24 घंटे में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये दस्तक दे सकता है। मानसून को पूरा देश कवर करने में 2-3 दिन और लग सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तराखंड में मानसून की पहुंच के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी शुरू हो गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 कैंची बैंड के पास भूस्खलन हुआ। इसमें करीब आधा दर्जन यात्री दब गए। मलबे से 2 शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information.